हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली 1.2। जी हाँ, मेरे दोस्त, इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किया है इस चैप्टर पे आधारित। पहले लेक्चर में यानी पहले वीडियो में हमने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है। और ये थर्ड वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग ये प्रश्नावली 1.2 है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, उन एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही जो इस प्रश्नावली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। जो ये चीजें मैं बताऊंगा, आप देखना इसी के आधार पे अपनी प्रश्नावली पूरा का पूरा सॉल्व कर जाओगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। और देखो, ये जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग का नया जो पैटर्न है ना, जो एनसीईआरटी की नया पैटर्न है बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए, उसके आधार पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो प्लीज आप उसको चेंज कर लो। ठीक है। नई बुक के आधार पे पढ़ो, क्योंकि आपके एग्जाम में वही आने वाला है, चाहे आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है। पहले इसमें 4 प्रश्नावलियां थी, फिर मैं थोड़ा इस पे जोर दे दूं क्योंकि बहुत सारे लड़कों को नहीं पता। पहले 4 प्रश्नावलियां थी, लेकिन अब केवल 2 प्रश्नावलियां पढ़नी है चैप्टर नंबर 1 में। और इसी तरह पूरा हर एक चैप्टर में प्रश्नावलियां कम की गई है। तो आप मार्केट से न्यू बुक आप जाकर लेना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बाकी अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो ये यूपीएमएसपी स्टडी कर ऐप है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मेरी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सारा का सारा आपको ये आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही वहाँ पे आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा जो अभी 2023 का हुआ है, और बहुत सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, किसी का भी आपको पैसा नहीं देना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये प्रूव करना है। ये प्रश्नावली 1.2 में आप अपनी नई बुक में जाकर देखोगे तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्रश्नावली 1.2 के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है। आ, लेकिन ऐसा ये उदाहरण 5 लिखा है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है। उदाहरण 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 उदाहरण हमने प्रश्नावली 1.1 में कर लिया है। पूरा जैसे वो चैप्टर वाइज, मतलब प्रश्नावली वाइज उदाहरण नहीं लिख रहा है, पूरा चैप्टर वाइज लिख रहा है। जैसे हमने 4 उदाहरण फर्स्ट प्रश्नावली में किया था और ये 5वां उदाहरण है जो सेकंड प्रश्नावली के अंतर्गत आता है। एक तरह से सेकंड प्रश्नावली के लिए हम लोग बोले तो ये पहला उदाहरण है। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। देखो, यहाँ थोड़ा मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन निश्चित है, आना ही आना है। ठीक है। देखो, 2 प्रकार के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये √3 या फिर यहाँ √2 हो गया, या फिर √5 या √7, जो भी आगे इस प्रकार का एक मिलेगा। और सेकेंड मिलेगा जैसे 2 + √3 या 2 - √3। यहाँ कुछ भी अंक बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या 1/√2 ऐसा बट्टा वाला, या यहाँ पे मतलब ऐसे ही कर या 2 + 2√3 ऐसा भी मिल सकता है। तो देखो, इनकी कैटेगरी अलग है और इनकी कैटेगरी अलग है। ठीक है। इनको प्रूव करने के लिए कि ये अपरिमेय है, थोड़ा हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा ये लंबे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क में आते हैं। ठीक है। कभी कभी 6 मार्क में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ये है ना, ये छोटे छोटे होते हैं, आप मुश्किल से इस पे 2 मिनट टाइम दोगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ये हो जाते हैं और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क में आते हैं। क्लियर? तो चलो इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना समझेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। आपके जो उदाहरण एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उनके आधार पे, और इसी आधार पे आप अपनी प्रश्नावली खुद लगाना। आप देखना पूरा प्रश्नावली लगा जाओगे, कुछ आपका डाउट रहेगा तो मैं वो प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो आप क्लियर कर लेना। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस प्रश्नावली के लिए, और पूरा हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए बात करें तो उदाहरण नंबर 5 है कि √3 यानी अंडर रूट, या जिसको आप कर्डी भी बोल सकते हो, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। देखो, मेरे पास ये आपकी एनसीईआरटी बुक का मैंने पूरा पूरा ये पीडीएफ भी निकाल रखा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सामने बुक भी रख लेना अगर आपके पास बुक होगी तो। लेकिन इससे पहले आप लोग का ना एग्जाम्पल्स में एक √2 है, उसको मतलब प्रूव कर कर दिखाया हुआ है। तो चलो हम उसी के आधार पे समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √3 को प्रूव करेंगे। तो यहाँ थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ हाइड।
लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज होगा, फर्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखो यहाँ पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक अंकगणित अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी अरिथमेटिकल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होती है। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो यदि कोई संख्या मान लो p है जिसके गुणनखंड q और r हैं, तो जो ये q और r होंगे ना, इस p को विभाजित करेंगे, पूर्णतः विभाजित करेंगे। कैसे? जैसे देखो 10 एक संख्या है, तो देखो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5 होंगे। तो देखो 2 और 5 ये, देखो इनको, ये 10 को ये विभाजित करेंगे, 2 भी विभाजित करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार यही, इसी को एक नियम बना दिया गया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक प्रमेय बना दिया गया है, एक थ्योरम बना दिया गया है। ठीक है, क्या कि अगर कोई संख्या p है जिसके गुणनखंड q और r है, तो उसके गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझ सकते हो कि जैसे 10 एक संख्या है, इसके गुणनखंड 2 गुणे 5 होंगे, तो इसमें 10 को 2 भी विभाजित करेगा और 5 भी करेगा। सिंपल, यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। आप इसको एक याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ एक और मैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में कहीं मिलेगा, जैसे ऐसे मैं लिख लेता हूँ, 2p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, इस तरह मिलेगा। देखो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि इसका जितना मान है इसका भी उतना ही मान है। और 2p स्क्वायर है तो इसको हम कैसे, या 2p स्क्वायर ही रहने देता हूं। अब देखो, या इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुणे p बराबर, ये q स्क्वायर है, मान लो q के जगह पे कोई संख्या हो तो उसका वर्ग करेंगे तो मान लो r आ रहा है, तो r के ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, 2 गुणे p। तो इसका मतलब ये 2 इसको विभाजित करेगा, ये p इसको विभाजित करेगा, ये p भी इसको विभाजित करेगा। सिंपल है। जैसे जैसे भाई हम लोगों ने ले लिया 20, 20 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 दूना का 4, 4 5 20। तो देखो ये 2 भी इस 20 को विभाजित करेगा, ये 2 भी और ये 5 भी। यही क्या है, यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक, अब देखो एक और आप लोग एक और प्रमेय पढ़ लो, उसके बाद फिर हम लोग अपना इसको हम लोग प्रूव करने चलते हैं। क्योंकि इसका बीच में यूज होगा, इसलिए मैं आपको इससे बता रहा हूं। ठीक है, देखो यदि क्या, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। ये क्या होता है, ये प्रमेय 1.3 आपके बुक में दिया हुआ है, प्रमेय 1.3 यानी थ्योरम 1.3। इसको इसी तरह याद रखा जाता है कि प्रमेय 1.3 या थ्योरम 1.3 क्या है। तो यह है कि अगर p एक संख्या है, मान लो p एक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अगर यह किसी संख्या के वर्ग, जैसे a एक संख्या है, इसका वर्ग मान लो इधर a का हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पे r आ रहा है। तो अगर ये p इसके संख्या के वर्ग, मतलब p किसी संख्या के वर्ग, जैसे संख्या a हो गई, इसके वर्ग यानी r को विभाजित कर रहा है, तो ये p a को भी विभाजित करेगा। यह क्या है, यही प्रमेय यानी थ्योरम 1.3 है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लूं, 4 ले लेता हूं। ठीक है, 4 एक संख्या है, या किसी संख्या मान लो जैसे किसके वर्ग को विभाजित करेगी, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 4 ही को लिख लेता हूं, क्या दिक्कत। देखो 4 का वर्ग है, तो देखो ये 4 एक संख्या है, मान लो ये p है। ठीक है, किसी अन्य संख्या जैसे यहाँ पे a है, इसके वर्ग को, तो वर्ग इसका क्या हुआ, 4 16। तो यह 4 इस 16 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है बिल्कुल। तो इसलिए यह 4 इस संख्या यानी इसको भी विभाजित करेगा। यही क्या है, यही प्रमेय 1.3 है। बाकी इसके मतलब बारे में हम लोग डीप में अभी पढ़ेंगे। अब देखो कहोगे कि जो नहीं विभाजित करेगा उससे हमें लिख कर बताओ, तो देखो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 4 एक संख्या है। ठीक है, एक इधर मैं संख्या ले लेता हूँ, जैसे 5 ले लेता हूँ और इसका वर्ग कर देता हूँ। तो अगर ये संख्या, ये जो संख्या है इसके वर्ग को विभाजित नहीं करेगी, तो यह संख्या इस संख्या को भी विभाजित नहीं करेगी। जैसे 5 का वर्ग 25 हो गया, तो क्या यह 4 इस 25 को विभाजित करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए 4 इस
5 को भी विभाजित नहीं करेगा। यही क्या है, यही प्रमेय 1.3 है। क्लियर? आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक रूट में 2 को प्रूव कर कर हम लोग सिद्ध करते हैं यह एक अपरिमेय है। जैसे हम लोग रूट में 2 एक संख्या है, ये मान लो क्वेश्चन है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करो। कैसे करेंगे भाई इसको अपरिमेय सिद्ध? तो चलो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे हमें रूट में 2 दिया है, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। इसको मतलब सिद्ध करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मीन्स विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो कोई दिक्कत नहीं। जैसे रूट में 2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो रूट में 2 जो है इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। और परिमेय मानना हमने, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने परिमेय माना उसी कथन को गलत साबित कर देंगे कि वह परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। सिंपल। क्लियर? इसी को हम लोग विरोधाभास विधि एक तरह से बोलते हैं, विरोधाभास मेथड बोल देंगे। चलो तो हम लोग सबसे पहले तो ये जो दिया होता है उसको परिमेय मान लेते हैं। तो हम मानते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय मान लिया। 1 मिनट, सॉरी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माना कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यह परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रूट में 2 इक्वल टू पी बटे क्यू। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या पी बटे क्यू के बराबर होती है। परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान ले रहा हूं कि यह किसी संख्या, मतलब कोई पी का कुछ मान हो, क्यू का कुछ मान हो, तो उसके ये बराबर होगी, क्योंकि इसको हमने परिमेय मान रखा है। तो ठीक है, तो ये बराबर परिमेय बराबर परिमेय। और जहां परिमेय में आप जानते हो कि ये पी और क्यू क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख लेंगे जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। क्लियर? तथा q इक्वल टू नॉट 0 है। आप जानते हो कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि यहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिंपल। और p और q क्या है, ये सहभाज्य संख्या है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है सहभाज्य संख्याओं के युग्म में ही होती है। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या, जैसे 6/7, देखो ये कटेगा नहीं, किसी भी से भी नहीं कटेगा, तो ये सहभाज्य, या सहभाज्य कहने का मतलब कि जिनका जो एचसीएफ हो वो 1 के बराबर आए। सॉरी यार, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा। ओके, चलो। एक्चुअली यार है क्या ना कि सारी ये टेक्निकली चीज़ें मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, साथ ही ये मैं गांव में रहता हूँ, तो मतलब बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। आप जानते हो गांव में कितना हुल्ला है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग समझ गए, सहभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 होने का मतलब कि अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो हमेशा एक ही आता है, मतलब ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। अगर मैं कह दूं अगर ये सहभाज्य संख्याएं हैं 6 और 7, तो ये 5 से विभाजित हो जाए तो नहीं होगा। 5 से इसको इसको नहीं कर पाओगे, एक ही संख्या से वो विभाजित दोनों होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्याओं कहने का मतलब है केवल एक से ही है कि वो दोनों विभाजित हो जाएंगे। ठीक, तो चलो यहाँ समझ गए। इसका भी अभी आगे यूज है, एक एक चीज है जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे या, यहाँ पे या आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं नहीं भी लिखता हूँ या। अब देखो इसको हम पक्षांतर करते हैं भाई साहब, या दोनों तरफ का हम लोग वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पे यहाँ पे लिखोगे, लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, तो इसका वर्क करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपन में
क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, नहीं 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लूँ क्या? हाँ, थोड़ा सा नीचे लिख लूँ तो बेटर रहेगा। 1 मिनट। ये देखो इस क्यू से इधर गुणा होगा तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर उसी तरह बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखो इस मैंने जो शुरू में आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग 2 और क्यू स्क्वायर है तो इसको गुणे क्यू लिख सकते हैं। और पी स्क्वायर है, इसका मतलब कोई संख्या है पी। भाई हमने क्यू और पी को सहभाज्य माना है, तो पी के जगह पे कोई संख्या होगी और उसका वर्ग करेंगे तो मान लो कोई संख्या इधर आर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आर के ये गुणनखंड है। मतलब इस पी स्क्वायर का कोई मान आएगा तो उसके ये गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये मतलब विभाजित करेंगे उसको। क्लियर। तो उसी नियम के आधार पे ये 2 जो होगा पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। पी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर का अगर कोई मतलब वही मान आ रहा है उसको, वही वही बात हुआ। तो यहाँ 2 क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और भाई ऐसा ही कर लेगा नहीं, किस नियम के आधार पे करेगा भाई? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे यहाँ पे लिख लेंगे कि अंकगणित की आधारभूत आधारभूत प्रमेय से क्लियर। देखो हमने देखा था ना, अभी पढ़ा था ना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि जैसे कोई संख्या है इधर, मान लो जैसे 10 है और इधर 2 गुणे 5 इसका गुणनखंड है, तो ये जो संख्या 10 होगी अपने गुणनखंडों द्वारा विभाजित होगी। तो जैसे पी स्क्वायर, यहाँ पे मान लो पी एक संख्या, उसका वर्ग किया गया है तो उसका कोई ना कोई मान होगा, मतलब ये पी स्क्वायर एक संख्या के रूप में है। ठीक है, और यहाँ 2 गुणे क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू गुणे क्यू करेंगे मतलब उसके ये गुणनखंड हो गए, तो अपने गुणनखंडों द्वारा यह विभाजित होगी। तो यहाँ 2 इसलिए यह मतलब 2 द्वारा ये पी स्क्वायर विभाजित होगा। तो वही लिखा है हमने यहाँ कि यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और किस आधार पे? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। अब देखो यहाँ पे अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मैंने आपको थ्योरम अब 1.3 क्या बताया था कि अगर कोई संख्या है किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, ये किस आधार पे? ये तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। तो अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो प्रमेय 1.3 के आधार पे 2 पी को भी विभाजित करेगी। भाई ये तो पहले से सिद्ध हो गया कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब जो ये 2 है किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है। और प्रमेय 1.3 यही बोलती है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। मतलब कि यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी पी एक संख्या है उसके वर्ग को विभाजित कर रही है, तो ये 2 पी को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय 1.3 है। जैसे जैसे देख लो 4 मान लो एक संख्या है, ये किसी अन्य संख्या जैसे 4 को ही ले लेता हूँ, इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा 16। तो देखो 4 इसके वर्ग, ये संख्या का वर्ग 16 को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यह 4 इस संख्या को भी विभाजित करेगा। उसी के आधार पे ये जो 2 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि ये तो हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे देख लिया है कि ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो 2 इस संख्या के मतलब वर्ग को विभाजित कर रही है, तो इसलिए यह मतलब 2 होगा इस पी को भी विभाजित करेगा। और किस नियम के आधार पे करेगा? तो प्रमेय 1.3 के आधार पे। यह प्रमेय 1.3 हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो चलो देखो क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, क्वेश्चन जो ये मैं बता रहा हूँ ना इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना यार हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये इसमें इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ ना कि आगे के देखना क्वेश्चन आप 5 मिनट के अंदर कर जाओगे, 5 से 6 मिनट के अंदर, इसलिए इस पे मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक, तो चलो, तो यहाँ आप एक बार नीचे लिख लोगे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे फिर एक बार लिख लो। चलो मैं सटा कर लिख लेता हूँ, नहीं दिखाई देगा यार। चलो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं मतलब इसकी केवल जरूरत है, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लिखते रहना साथ में। ठीक है, अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो पीछे वीडियो कर लिख सकते हो। इसको मैं इतने को मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई अभी यूज नहीं है।
अब देखो आगे आप क्या करोगे, आगे आप लिखोगे, हमने लिखा यहाँ दो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा और किस नियम के आधार पे, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ पे एक बार अतः, अतः उसके नीचे लिखेंगे अतः दो पी को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। और यह किस नियम के आधार पे, तो यह प्रमेय 1.3 के आधार पे, प्रमेय 1.3 के आधार पे। प्रमेय 1.3 यही कहती है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है किसी अन्य संख्या के वर्ग को, जैसे कोई अन्य संख्या आर हो गई, अगर इसका वर्ग मान लो कुछ भी आ रहा हो यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा हो, अगर यह संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो यह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसका वर्ग किया गया है। यहाँ देखो, यहाँ क्या था कि दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि अंकगणित के आधार प्रमेय से ये दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अगर दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.3 यही कहता है कि अगर कोई संख्या है किसी संख्या के वर्ग को वो विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। तो इसलिए यहाँ पे दो पी को विभाजित करेगा और यहाँ पे लिख दो कि प्रमेय 1.3 से। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे अब आपका लॉजिक निकल कर आता है, यहीं पे आपको समझना है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो दो यहाँ पी को विभाजित करता है, तो एक बार आपको यहाँ पे मान लेना है, पुनः आप मान लोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुनः आप एक बार मान लोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पुनः माना, पुनः माना। क्या मानोगे आप, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे आपको मानना है। यहाँ पे जो आया है ना p और 2p, तो p बराबर आप मान लोगे 2 और यहाँ पे एक अन्य कोई पूर्णांक मान लोगे, जैसे m मान लो, कुछ भी मान सकते हो, इसी के आधार पे मानोगे p बराबर। यहाँ पे अगर रूट में 3 प्रूव करोगे तो यहाँ पे रूट में 3 आएगा, रूट में 5 प्रूव करोगे तो यहाँ पे रूट में 5 आएगा। तो जो भी आए यहाँ पे उसी को ले लेना है, उस संख्या को, और साथ में कोई एक पूर्णांक, जैसे m मैंने ले लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और लिख दोगे क्वेश्चन में थोड़ा कि जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल। अब देखो p इक्वल टू हमने क्या माना, 2m माना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, नहीं लिखता हूँ, आप लिख देना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ये दो दूना का 4 और m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा पूरे पक्ष को बदल लो, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर, तो कोई चीज नहीं बदलेगा। तो यहाँ से 4m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। हमने इधर का इधर कर लिया, इधर का इधर, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पूरा पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 4m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये किस टाइप का आ गया, फिर वही इसी टाइप का आ गया भाई, इसी टाइप का। तो 4m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर था। इसका मतलब कि पी स्क्वायर ये कोई संख्या है, पी उसका वर्ग इधर किया गया है और उसका इधर देखो यहाँ 2m स्क्वायर है, मतलब अगर इसका गुणनखंड कर दो तो 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m, मतलब ऐसे होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो 4 होगा, ठीक है, इसको विभाजित करेगा पी स्क्वायर को, और किस नियम के आधार पे, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो चीज है इनको थोड़ा मैं इरेज कर लूँ, अभी नहीं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको हम लोग समीकरण, इसको एक समीकरण हम लोग बना लेते हैं, समीकरण इसको हम लोग 2 बना लेते हैं। ये हम लोग का एक था तो इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको थोड़ा मैं इरेज ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कहीं 2q स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये काम आएगा, समीकरण एक ही है, अंत में अभी काम आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो यहाँ ध्यान देना, 4m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, इसका मतलब कि इस p के मतलब ये गुणनखंड है, तो यहाँ 4 जो होगा p को विभाजित, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। किस मतलब आधार पे, तो अंकगणित की प्रमेय के आधार पे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। तो वही यहाँ पे लिख दोगे कि यहाँ ये 4 होगा, 4 होगा, वो क्या करेगा कि इस पी स्क्वायर को विभाजित करेगा,
अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये यहाँ पे भी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। हमने समीकरण 1 में किया कि वो भी पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ नहीं, यहाँ भी रहने दो। अभी इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि इस पी स्क्वायर का जो मान है, देखो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 2 हम लोग के क्या है, 4m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ 4m स्क्वायर का जगह पे मैं 4m स्क्वायर ही रहने देता हूँ और बराबर पी स्क्वायर का मान क्या है भाई, पी स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर है, तो 2q स्क्वायर में कर लेता हूँ। क्लियर है, 2q स्क्वायर। अब देखो अब ठीक होगा क्योंकि यहाँ q आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पहले समीकरण में है, यहाँ पे p को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि q को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर आएगा तो इस बट्टा होगा तो 2 को काट देगा, ठीक है, ये दोनों का 4, ये 2m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इसको आप लोग समीकरण 3 मान सकते हो। अब देखो यहाँ 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आ गया, तो यहाँ क्या होगा कि 2 जो होगा ना q स्क्वायर को विभाजित करेगा, किस नियम के आधार पे, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे। और हमने ऊपर देखा कि 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे वही लिखोगे, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे लिख लो, इसके नीचे लिखोगे कि यहाँ 2, ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। और किस नियम के आधार पे करेगा उसको यहाँ पे मेंशन कर दो कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्यू को विभाजित करेगा किस नियम के आधार पे, तो प्रमेय 1.3 के आधार पे। तो यहाँ पे लिखोगे कि इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, और किस नियम के आधार पे, तो प्रमेय 1.3 के आधार पे। अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे लॉजिक है, हमने ऊपर प्रूव किया कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हमने समीकरण 1 में प्रूव किया था कि जो 2 था वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ठीक है, या पी को विभाजित कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 क्यू को विभाजित कर रहा है, तो इसी प्रकार हमने समीकरण 1 में सिद्ध कर दिया था कि जो 2 था वो क्या कर रहा था कि पी को विभाजित कर रहा था, और यहाँ हमने सिद्ध कर लिया कि 2 क्यू को विभाजित कर रहा है। अब देखो भाई 2 पी को भी विभाजित कर रहा है, 2 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, क्या ऐसा संभव है? क्यों? क्योंकि पी और की सहभाज्य संख्याएं, हमने शुरू में मान लिया था कि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं तो ये दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ही नहीं होंगी, और यहाँ बोला जा रहा है कि ये इसको 2 विभाजित कर रहा है पी को, और क्यू को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो ये तो गलत, मतलब ये तो गलत आ रहा है भाई। तो ऐसा विरोधाभास हमें क्यों उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति क्यों हमारे सामने उत्पन्न हो रही है? तो ऐसी स्थिति हमारे सामने इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने रूट 2 जो था उसको गलत माना हुआ था, उसको हमने शुरू में क्या माना हुआ था, परिमेय माना हुआ था। तो यहाँ पे वही एक स्टेटमेंट नीचे लिख लेंगे कि हमने ऊपर समीकरण 1 में देखा, देखो यहाँ इसके नीचे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि हमने ऊपर समीकरण में 1 में देखा कि पी 2 पी को विभाजित करता है, और यहाँ हमने समीकरण 3 में देखा कि 2 क्यू को भी विभाजित करता है, लेकिन पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, अर्थात ये एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिख दोगे, आपका काम खत्म, ये आपका सवाल प्रूव हो गया। क्लियर, आशा करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से। देखो इस सवाल में मैंने काफी टाइम लिया, लगभग 15 से 20 मिनट ले लिया, लेकिन काफी सारी चीजें मैंने आपको इसमें समझाया। अब देखो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं जो आपकी उदाहरण का सवाल है, अब देखना वो कितना हम लोग तेज करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक सवाल आप समझ लो अच्छे से, चाहे उस पर कितना भी टाइम लग जाए,
और फिर उसके आधार पे यार आप सवालों को उड़ाने लगोगे, कम समय आपको लगेगा। ठीक है, जैसे चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल हम लोग अब प्रूव कर देखते हैं, देखना कितना कम टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और अब हम लोग प्रूव करते हैं। आपको स्क्रीन पे भी मैं शो करा देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ओके, चलो जैसे ये उदाहरण नंबर 5 है। एक तरह से बोलूँ तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है आप लोग का इस प्रश्नावली में। ठीक है, इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 1.2 के लिए 4 हमने उदाहरण पहले ही क्वेश्चन मतलब कर लिया है पहले ही प्रश्नावली में। ठीक है, चलो 1 मिनट। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिंपल, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो माना यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल, सॉरी ऊपर हो गया ज्यादा, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ हल, और लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्लियर है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अतः √3 इक्वल टू P/Q। ये परिमेय है तो कोई संख्या मान लो P और Q का कुछ मान हो तो उसके बराबर होगी परिमेय है, तो परिमेय को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप थोड़ा मेंशन कर लोगे कि जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है। सिंपल, चलो अब देखो यहाँ इतनी चीजें क्लियर आपको। अब देखो इन दोनों तरफ का हम लोग वर्क कर देते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना कि दोनों तरफ का वर्क करने पे, मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये भरेगा झूठ मूठ का। तो यहाँ पे या लिख ही देता हूँ, चलो नहीं लिखता हूँ। दोनों तरफ का वर्क करने पे आप यहाँ लिख देना और यहाँ वर्क कर देता हूँ। इसका वर्क करूंगा तो 3 हो जाएगा, इसका वर्क हम लोग करेंगे तो वो P² अपन में Q² हो जाएगा। क्लियर, इधर ये बट्टे है गुणा होगा तो इधर ये क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर P² हो जाएगा। क्लियर, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ 3Q² बराबर P² आ गया। इसका मतलब आप ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये P² का कुछ ना कुछ मान होगा और ये 3Q² उसका गुणनखंड है, मतलब 3 गुणे Q गुणे Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 P² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे नीचे यहाँ 3 P² को विभाजित करेगा। और किस नियम के आधार पे, तो आप कोष्ट में कर लोगे वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे। क्लियर, आप लोग लिख लेना, मैंने शॉर्ट में आपको बोल दिया। अब देखो अगर यहाँ 3 P² को विभाजित कर रहा है, अगर 3 P² को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। और ये किस नियम के आधार पे, तो ये प्रमेय 1.3 के आधार पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। किस नियम के आधार पे, किस प्रमेय के आधार पे ये हुआ, तो ये प्रमेय 1.3 के आधार पे, प्रमेय 1.3 से ऐसे लिख दोगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर 3 P² को विभाजित करेगा तो 3 P को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय 1.3 के आधार पे। और प्रमेय 1.3 मैंने आपको अभी अच्छे से समझा चुका है, तो यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको उस मतलब पहले सवाल में क्या बताया था कि अब यहाँ जो अंत में यहाँ पे जो आए इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ 3P है तो आप एक बार P बराबर 3 और साथ में M या कुछ भी एक पूर्णांक मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ऊपर वाले चीज जो ऊपर वाली चीजें हैं इनको थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं यहाँ तक। ठीक है, और आपको समझाता हूं। यहाँ तो आपको क्लियर है ना कि 3P को विभाजित कर रहा है। यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि 3 किसको विभाजित कर रहा है, P को। अब हमें सिद्ध करना है कि 3 Q को विभाजित करेगा। और फिर एक ही संख्या भाई, जैसे 3 P को Q को कैसे विभाजित कर सकती है, क्योंकि हमने P और Q को तो सहभाज्य माना है, वो एक से ही विभाजित होगा या स्वयं से। तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आएगा, क्योंकि हमने पहले ही √3 एक मतलब जो संख्या है उसको परिमेय मान लिया है। वही अंत में स्टेटमेंट दे देंगे और परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। सिंपल, तो चलो करते हैं आगे। अब देखो अतः 3P को विभाजित करेगा, यहाँ तक आपको क्लियर। यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, P बराबर एक बार यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि पुनः माना
क्या माना भाई, p बराबर, यहाँ पे लिख लूँ, चलो पुनः माना p बराबर 3, क्योंकि ये p और 3 है ना, तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 3 आए तो 3 मानना, 4 आए तो 4, जो भी यहाँ पे आए उसको मानना। तो p बराबर हमने 3 मान लिया और उसके साथ कोई एक आप पूर्णांक मान लो, जैसे m r कुछ भी, तो यहाँ मान लो m मैं मान लेता हूँ, तो 3m। पुनः माना p बराबर 3m। और फिर वही हम लोग दोनों तरफ का वर्क कर देंगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, या चलो इरेज ही कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, इसका काम है तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। 3q² बराबर p² हम लोग का, ठीक है, और ये हम लोग का समीकरण 1 है। इसको लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ फटाक से, 1 मिनट। चलो अब देखो यहाँ पे p बराबर 3m है। अब दोनों तरफ का वर्क करने पे यहाँ पे आप लिख लेना कि दोनों तरफ का वर्क करने पर, उसके बाद दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो ये p² बराबर ये 9m² हो जाएगा। या फिर इस इधर का इधर, इधर का इधर मैं लिख सकता हूँ, ये चलो लिख ही लेता हूँ यहीं पे, 9m² बराबर p² में कर दिया और इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखो यहाँ p² है और p² का मान समीकरण 1 के अनुसार क्या है, 3q² है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से p² का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग वही लिख देंगे कि समीकरण 1 से p² का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 9m² बराबर p²। तो यह 9 यानी वही 9m² बराबर p²। तो p² के जगह पे हम लोग ये रख लेते हैं, क्योंकि p² का मान 3q² है, तो 3q² मैं कर लेता हूँ। अब देखो इसको हम लोग, ये 3 इधर गुणे में है, 3 गुणे q² यानी 3 गुणे q है, तो 3 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा तो ये 9 इससे क्या होगा कि कट जाएगा। तो ये तितली का 9 इधर बचेगा आपका 3m² बराबर इधर आपका बचेगा q², और इसको आप लोग समीकरण थर्ड मान लो। अब देखो यहाँ 3m² बराबर q² आ गया, तो यहाँ क्या है, 3q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। किस प्रमेय के आधार पे, तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शायद आपको दिखाई दे ना दे। यहाँ 3q² को विभाजित करेगा, देखो ये q है, ठीक है, ये q है, यहाँ 3q² को विभाजित करेगा, ये q है, ध्यान देना ये वाला, ऐसा नहीं कि इसको 9 ले लेना, 9 ये है, तितली का 9 ये हो गया था, 3m² यहाँ पे हो गया था, क्लियर। तो यहाँ 3q² को विभाजित करेगा, तो उसी को यहाँ पे लिख लो, यहाँ 3q² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्लियर। अगर 3q² को विभाजित कर रहा है तो 3q को भी विभाजित करेगा, ये 3q² को विभाजित करेगा, किस नियम के आधार पे करेगा, तो आप आगे लिख लेना कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे करेगा। तो अगर 3q² को विभाजित कर रहा था तो प्रमेय 1.3 ये बोलती है कि अगर कोई संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे 3 यहाँ q² को विभाजित कर रहा है, मतलब q के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ 3q को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 3q को भी विभाजित करेगा। और ये किस नियम के आधार पे, तो ये प्रमेय 1.3 के आधार पे, प्रमेय 1.3 के आधार पे, या प्रमेय 1.3 से। अब देखो हमने ऊपर समीकरण 1 में ये प्रूव किया था कि जो 3 था वो p को विभाजित कर रहा था, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि 3 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है। ये हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया था, यहाँ हमने समीकरण थर्ड में सिद्ध किया। समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया कि 3 p को विभाजित करता है, और यहाँ समीकरण थर्ड के अनुसार हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि 3 q को भी विभाजित करता है। और p और q क्या है, सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी सहभाज्य संख्याएं। क्या ऐसा संभव है, सहभाज्य संख्याओं का हमेशा HCF क्या होता है, एक होता है, यानी दोनों में कॉमन एक होता है, यानी एक उभयनिष्ठ होता है, उसके अलावा और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसका मतलब कि वो दोनों केवल एक से विभाजित होंगे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ तो 3p से विभाजित हो रहा है, जो p है 3 से विभाजित हो रहा है, और q जो है 3 से विभाजित हो रहा है। क्या ऐसा संभव है, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे सहभाज्य संख्या जैसे 6 और 7 लूं मैं, तो देखो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, और इसका 7 का 1 गुणे 7। तो इसका देखो HCF आप निकालोगे तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक HCF हो गया। यहाँ देखो ये क्या, दो संख्याओं से ये कभी विभाजित होगा, मतलब एक ही संख्या, जैसे कभी नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं
तो भाई ऐसी स्थिति क्यों मतलब हमारे सामने आ रही है कि 3 P से भी विभाजित मतलब P जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण आ रही है। हमने गलत ये एजम्पशन कर लिया है। शुरू में ही समीकरण हमने जो यार लैग कर रहा है क्या? माफ करना। चलो, हमने ये गलत एजम्पशन कर लिया था शुरू में ही कि जो रूट में 3 थी, एक परिमेय संख्या थी, हमने गलत मान लिया था, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। तो आप एक्सप्लेन कर दोगे नीचे इसी चीज को कि आप इसके नीचे एक्सप्लेन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नीचे आप एक्सप्लेन कर देना क्या करोगे। देखो ध्यान से सुनना, हमने समीकरण 1 में देखा कि 3 P को विभाजित करता है और यहाँ हमने समीकरण 3 में देखा कि 3 Q को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था या गलत मान लिया था कि 3 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और वहां पे आगे प्रूफ लिख दोगे, हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल। तो इस प्रकार ये आप लोग कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसको हमने काफी जल्दी कर लिया। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो और जल्दी कर लोगे, क्योंकि हमें यहाँ बोर्ड पे लिखना है। और इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया, आपको समझाना किसी को थोड़े है, आप एग्जाम में करोगे तो खुद ही लिखना है, खुद ही समझना है, तो आप फटाक फटाक और तेजी से कर लोगे। मुश्किल से इसको क्वेश्चन को करने में ना, जो ये रूट 3 है, इसको आपको मतलब 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं मान लेता हूँ 7 मिनट लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर अच्छे से आपने सारी चीजें समझ रखा है तो। ठीक, तो चलो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज 1 मिनट, और उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 1 मिनट। चलो आगे हमें ये 6 नंबर, उदाहरण नंबर 6, ठीक है, और इस प्रश्नावली के शायद दूसरा उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये काफी आसान है। देखो मेन आपका जो क्वेश्चन था ना, रूट में 2, रूट में 3 और रूट में एक 5, जो ये 5 है ना, आपकी प्रश्नावली आप पढ़ोगे तो उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यही 3 आप लोग के एग्जाम में आता है। आगे रूट 7 भी है, लेकिन रूट 7 कभी आया नहीं है। यही तीनों आता रहता है। तो इन दो मैंने करवा ही दिया, एक इसको आप लोग करना, नहीं करने आएगा तो अभी मैं इसको भी मतलब प्रूव करवाऊंगा जब आपकी प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा। बाकी इसको आप अच्छे से, जो मैंने चीजें ये प्रूव करवाया, खासकर ये पहला वाला, तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो आसानी से इसको आप लोग कर लोगे, इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम लोग प्रूव। इसको कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, हल, और फिर इसको भी हम लोग वही अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। ठीक है, माना कि, लेकिन इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से नहीं करेंगे, इसको अलग मेथड से करेंगे। देखो क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ये रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7 ऐसी संख्या, इनको अलग तरीके से करेंगे, और इसके अलावा और जो भी बचती है उसको हम लोग एक अलग तरीके से करेंगे। देखो ये आसान है। माना कि 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे हमने मान लिया हमने। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बटे क्यू। और पी और क्यू को यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या है और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 है और ये रूट 3 है। हम लोग क्या करते हैं कि रूट 3 को साइड में करते हैं, क्योंकि रूट 3 को हम लोग जानते हैं यह क्या होता है, अपरिमेय होता है, पहले से ही हम जानते हैं। और ये तो भाई पी और क्यू परिमेय है, और 5 तो अपने आप में परिमेय होता है। जो भी संख्याएं होती हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये परिमेय होती है। किस प्रकार होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था संख्याओं के बारे में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में तो हमने बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखो, इसको एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 और इस पी और क्यू को इधर लाता हूँ बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी बटे क्यू। और ये देखो माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा, यानी रूट 3 हो जाएगा। ठीक,
अब इसको इधर इसको उधर लिख लूँ या इतने पे भी मैं रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो 5 माइनस पी बटे क्यू है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 क्यू माइनस पी बटे में क्यू हो जाएगा। यानी इसको हमने 5 में से पी बटे क्यू को घटाया तो इस प्रकार हो गया, और बराबर में ये √3 है तो √3 को ऐसा ही रहने देता हूँ। अब देखो √3 को तो भाई हम जानते ही हैं कि यह क्या होता है, एक अपरिमेय होता है। बस हमें इसको प्रूव करना है, इसको नहीं प्रूव करना है, 5 माइनस √3 को प्रूव करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यह अपरिमेय होता है पहले से ही। तो यहाँ देखो ये 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू है, और पी और क्या है, सहभाज्य संख्या है। पी और क्या क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब इसका कोई निश्चित मान होगा। पी का मान लो जैसे 6 है, क्यू का मान लो 7 है मान, ठीक है। मतलब ये है नहीं एक्चुअली, लेकिन ऐसा तो होगा ना कि इसका पी और क्यू का कुछ मान होगा। तो अगर मान लो 6 और 7 है ऐसा ही, तो यहाँ पे अगर 6 और 7 हम रखकर और इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो हल करेंगे तो यहाँ एक जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे 5 ही प्राप्त होगी मान लो, या बट्टे में 2/3 प्राप्त होगी, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और इधर क्या है, अपरिमेय है, यानी परिमेय बराबर है अपरिमेय के। ऐसा तो संभव नहीं है भाई, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर थोड़ी होगी, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है कितना होगा। आप जानते ही हो अपरिमेय संख्याओं का मान कोई निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति भाई क्यों हमें उत्पन्न हो रही है, मतलब यहाँ से तो यही प्रदर्शित हो रहा है ना, यहाँ से ये परिमेय है तो यहाँ से यही प्रदर्शित हो रहा है कि ये भी एक परिमेय है, तभी तो आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति हमें क्यों उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ इतना ही करने के बाद आप नीचे स्टेटमेंट दे दोगे। यहाँ नीचे क्या स्टेटमेंट दोगे, इसी के आधार पे कि यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे सामने इस कारण उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को परिमेय मान लिया था। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट यहाँ नीचे लिख दोगे। इतना करने के बाद आपका काम खत्म। देखिए ये कितना छोटा सवाल है, बस खत्म काम, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हो। चलो उसको अभी हम लोग कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग प्रूव करते हैं। 1 मिनट, चलो नेक्स्ट। ओके, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय है। ओके, हमें 3√2 3 और रूट में 2 है, इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। कैसे करेंगे इसको अपरिमेय, चलो भाई करते हैं। यहाँ पे देखो वही सेम, इसको वही मान लेंगे कि माना कि यह परिमेय है। परिमेय तो सब में मानना है, तो यहाँ पे हल लिख देता हूँ, हल। और यह मान लेते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, सिंपल हमने मान लिया और परिमेय मान लिया। अतः 3√2 बराबर पी बटे क्यू होगा, और पी और क्यू जहाँ सहभाज्य संख्या है यहाँ पे लिख लोगे कि जहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या है और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। क्लियर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 देख रहे हो, 3 को हम लोग साइड करते हैं और 2 को एक साइड करते हैं, और परिमेय अपरिमेय वाला कंडीशन खड़ा करते हैं यहाँ पे। तो देखो 3√2 है, इसका मतलब कि 3 गुणे √2 है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे में 3q, इधर जाएगा तो ये नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉरी, मतलब गुणा होगा, क्यू में गुणा होगा, इधर गुणा है तो उधर जाकर भाग होगा, तो नीचे भाग होगा तो क्यू में वही गुणा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो √2 क्या होता है भाई, √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, और भाई ये p और q सहभाज्य संख्या है, मतलब इनका कोई ना कोई निश्चित मान होगा। तो p और q को रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो यह परिमेय के बराबर आएगा, या p बटे q के रूप में इसको हमने लिखा है तो ये तो परिमेय है ही। तो यहाँ अपरिमेय परिमेय के बराबर है, भाई ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा हमें क्यों यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे हमारी गलत कल्पना, गलत एजम्पशन के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा नीचे हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे। स्टेटमेंट नीचे आपको क्या देना है,
कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे सामने हमारी गलत कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हो रही है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल। क्या क्या स्टेटमेंट दोगे एक बार और मैं दोहरा देता हूं। यहाँ रूट रूट दो सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखोगे ऐसे, यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जो मैंने अभी बोला, इस सारी चीज को यहाँ पे लिख दोगे और यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नीचे लिख दोगे प्रूव्ड, काम खत्म। तो देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, ये शायद हम लोग का उदाहरण का क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, हम लोग का सारा जो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है ये क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कितने मतलब सवाल किए, 4 सवाल किए। ठीक है, जो सबसे पहला सवाल था नॉर्मली हमने √2 को प्रूव किया, उसके बाद हमने √3 को प्रूव किया, और फिर हमने एक इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये 5 माइनस √3 था, और ये हम लोग का 2√3 है ना, नहीं 3√2 इन 4 सवालों को हमने प्रूव किया, जिसमें ये 2 बड़े बड़े सवाल थे। इसमें मैंने काफी टाइम लिया, क्योंकि इसी के आधार पे इसको कम टाइम लगा। आगे आप √5 को प्रूव करोगे तो और कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप सवालों को करते जाओगे धीरे धीरे ना, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इतने सवालों को किया, इसके आधार पे आप अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करना, देखना आप मतलब काफी आसानी से आप अपनी सारी की सारी मतलब प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। अगर कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो यार उसके लिए मैं हूं ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की पूरी प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग का ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं वाला यानी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसके बाद बहुपद ही है, हाँ बहुपद को शुरू करेंगे। क्लियर? नहीं सॉरी, इसके बाद मैं मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग के आए हुए थे प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, और कुछ अपने तरफ से भी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर प्रश्नावली नहीं, चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे, क्योंकि प्रश्नावली तो इसमें खत्म हो गई। नई बुक के अनुसार 2 ही प्रश्नावली है इसमें। ठीक, चलो तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।